हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी भी थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर सम्मिश्र विश्लेषण अपन चल रहा था। यूनिट फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं और पार्ट सेकंड अपना चल रहा है। पार्ट फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट सेकंड के लिए मैं आपसे कहा था कि पढ़े जरूर, छोड़े कुछ में नहीं। और आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत शानदार और बहुत अल्टीमेट टॉपिक है। सर अल्टीमेट कैसे है? अल्टीमेट बेटा ऐसे है क्योंकि काफी बार पूछा गया है और इससे रिलेटेड चीजें भी बहुत बार पूछ गई हैं। एक बार, दो बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, हजारों बार ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो पहले टॉपिक अपन ले रहे हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर त्रिविम प्रक्षेप। क्या है टॉपिक अपना? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर त्रिविम प्रक्षेप। अब जो प्रक्षेप है ना या एक प्रोजेक्शन है, इसको आप मैपिंग भी बोल सकते हो, इसको आप फंक्शन भी बोल सकते हो, इसको आप एक तरह से छाया भी बोल सकते हो। शॉर्ट में समझे ना, इसको हल्का सा छाया भी आप समझ सकते हो। प्रक्षेप, ये जो प्रक्षेप शब्द है या प्रोजेक्शन वर्ड है, आपने अब से पहले मेरे हिसाब से 11th या 12th में कभी सुना होगा। वहां आता था 3D में, 11th 12th में, कि प्रक्षेप एक्चुअल में होता क्या है। सपोज कीजिए, मैं आपको हल्का सा नॉर्मल देसी भाषा में समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपके दीवार है, उस पर खिड़की है, यहां से आपने ये सीढ़ी लगाई, इधर सूरज है, तो सीढ़ी की जो छाया बन रही है ना, एक तरह से देखा जाए तो वही प्रक्षेप है। सीढ़ी की जो छाया बन रही है वही क्या है? प्रक्षेप है। लेकिन यहां है त्रिविम प्रक्षेप, मतलब ऐसा प्रक्षेप लेना है जो त्रिविमीय रूप से डिफाइन हो, है ना। अब ये होता क्या है, इसको भी अपन समझेंगे कि पहली बात तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत तो इसलिए पड़ी क्योंकि जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उन्हें एक गोले के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, मतलब गोले पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उन्हें एक गोले पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बातें मैं बाद में करूंगा, पहले आपको डायग्राम से समझाता हूँ चीजें हैं कैसी। ठीक है, चलिए। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नोट नहीं करना है, केवल समझना है। बहुत खतरनाक और बहुत शानदार टॉपिक है। खतरनाक शानदार इसलिए, समझ में आएगा तो एक बार में आ जाएगा, तो फिर कतई नहीं आना वाला जिंदगी में कभी भी। और यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें डीपली जो आपको जानना बहुत जरूरी है कॉम्प्लेक्स के बारे में। यदि आप सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे हैं, यदि आप सम्मिश्र विश्लेषण पढ़ रहे हैं, यदि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को जानना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक गोला बना दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक गोला बना दिया। अब गोला देख तो आपको वृत्त जैसा ही रहा है, लेकिन है गोला ये 3D में। ठीक है, और यहां इसकी मैंने ऐसे एक्स अक्ष बना दी। गोला 3D में होता है। ये मैंने मान ली एक्स अक्ष, ये मैंने मान ली जेड अक्ष, और ये मैंने कौन सी मान ली? वाई अक्ष। ये जो तल है ये कौन सा तल हो गया? एक्स वाई तल। कौन सा तल हो गया ये? एक्स वाई तल। इसको पाई तल भी बोलते हैं, प्लेन है ना, पाई प्लेन भी बोलते हैं इसको, या एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे समझेंगे एक टॉपिक को। ये यहां है, मान लिया ये तो आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ओ 0 0 0, सेंटर पॉइंट नहीं, सॉरी, मूल बिंदु, ओरिजिन हो गया। सेंटर पॉइंट इसका कहीं यहां रहेगा, जिसको मैंने सी बोल दिया। इस पॉइंट को मैंने एन बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? एन। ठीक है, यहां यदि अपन देखें तो ये एन पॉइंट है, जिसको आप नॉर्थ पोल बोल सकते हो, उत्तरी ध्रुव इसका जो ऊपर है, ये साउथ पोल हो जाएगा, एस को बोल सकते हैं, ओ लिख दिया मैंने। ठीक है, मान लिया कि एन के कोऑर्डिनेट 0 0 1 है। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा, त्रिविम प्रक्षेप या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो स्फीयर काम में लिया जाता है, गोला काम में लिया जाता है, वो गोला को रीमान गोला बोलते हैं। ठीक है, रीमान स्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि रीमान ने इसे प्रूव किया था, रीमान ने ये सारी चीज बताई है। रीमान नाम का जो मैथमेटिशियन है उसने इसको रीमान स्फीयर या फिर रीमान गोला भी बोलते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल ले लिया, उत्तरी ध्रुव, ये आपने इसका साउथ पोल ओ है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 1 है। अब ये 0 0 1 बना कैसे होगा? क्योंकि जेड अक्ष की बात चल रही है, और जब जेड अक्ष की बात चल रही है तो इस पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहेंगे, तो ये 0 0 है, और जेड कोऑर्डिनेट कितना है? इसका 1 है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 1। अब तो ये मतलब यही इसका क्या है? गोले का व्यास है। ये इसका गोले का क्या है? व्यास। तो ये आधी क्या होगी? इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है इसकी? 1/2। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 1/2। ये सी पॉइंट जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट केंद्र के सेंटर के निर्देशांक क्या हो गए? 0 0 1/2। ठीक है, चलते जाओ। अब मैंने क्या किया, मैं कर क्या हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये बना हुआ किधर है? इधर जेड वाले में बना हुआ है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहां पे एक धागा बांध दिया। यहां पे मैंने क्या किया? एक धागा बांध दिया। ठीक है, उस धागे से एक पॉइंट मैंने यहां लिया,
यहां पे मैंने एक धागा बांध दिया और उस धागे से मैंने एक पॉइंट यहां लिया और इस यहां से यहां तक उस धागे से इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया। धागे से मैंने इससे इस पॉइंट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत आराम समझना है ना। ये गोला था, इसका नॉर्थ पोल लिया, स्फीयर का नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ऊपर ऊपर जो है इसके कोऑर्डिनेट 0 0 1 ले लिए क्योंकि इस लाइन पर है ये। यहां से एक पॉइंट पकड़ा मैंने, उसको धागे से मैंने यहां बांध दिया। ठीक है, एक्स वाई तल में, मतलब एक गोला था, गोले के ऊपर मैंने एक पॉइंट को पकड़ा, वहां से धागे को दूसरी जगह बांध दिया मैंने। तो क्या वो बिंदु गोले को कहीं टच नहीं करेगा? मतलब जब ये यहाँ धागा यहां से यहां आएगा तो कहीं ना कहीं तो इस गोले पे यहां पर टच करेगा, ये बीच में कहीं ना कहीं तो टच करेगा ना। मान लिया कि वो एक पॉइंट इस पी स्टार पर टच कर रहा है। इस पॉइंट को तो मैंने क्या मान लिया, जो एक्स वाई तल में पी, इसको मैंने क्या मान लिया, पी स्टार। क्या मान लिया इसको मैंने, पी स्टार। यहां लिख देता हूं मैं एरो लगा के, इसको तो मैंने क्या मान लिया, पी स्टार, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, पी। बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या किया, यहां से एक धागा पकड़ा, 100 पॉइंट में बांधा और उसको यहां तक मैंने बांध दिया। तो धागे को जब यहां से यहां तक बांधेंगे तो इस गोले पर ये कहीं तो टच करेगा, स्फीयर पर कहीं ना, मिनिमम एक पॉइंट, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक पॉइंट पे तो टच करेगा नहीं। वो पॉइंट मैंने पी स्टार बोल दिया, और जो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई तल में जो पॉइंट है उसको पी बोल दिया। ये एक्स वाई प्लेन जो आपका है, इसमें जेड कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, जेड निर्देशांक कितना होगा, 0। तो मतलब आप यहाँ लिखने वाले हैं x, y, 0। ठीक है, लेकिन जो पी स्टार पॉइंट है ये तो तीनों में है, x, y और z में। तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। बुक में जीटा ईटा वो ले रखे हैं, उनको मत लेना आप, है ना, वो उल्टा ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, बनाने में दिक्कत आएगी और फिर समझने में दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मैंने क्या किया, स्मॉल XY ले लिया, उधर कैपिटल XY ले लिया। ठीक है, अच्छा सुनो, जैसे आपने इस पॉइंट को यहां टच किया है और ये इस पॉइंट पर टच करते हुए आया है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं किसी और जगह से जाऊं, इधर यहां से नहीं, मैं यहां से चला जाऊं, यूं चला जाऊं मैं, ना, तो जब भी तो टच करेगा गोले को, स्फीयर को टच करेगा ना। अच्छा, आप कहीं जाओ तो स्फीयर को फिर से टच करेगा और वो यहां से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, एक्स वाई प्लेन से कनेक्टेड रहेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि स्फीयर का एवरी पॉइंट जो है, हर बिंदु जो है गोले का, वो एक्स वाई प्लेन के, एक्स वाई तल के किसी ना किसी बिंदु से कनेक्टेड रहेगा। मतलब जो ये बिंदु है, जो गोले का जो प्रत्येक बिंदु है, भाई ये बिंदु इससे जुड़ा है, और जब ये यहां से यूं जाएगा सीधा तो यहां भी कोई ना कोई बिंदु जुड़ेगा, यहां से जाएगा, कहीं से भी चला जाए तो कोई ना कोई बिंदु तो जुड़ेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि गोले का प्रत्येक बिंदु, स्फीयर का ईच एंड एवरी पॉइंट जो है, वो एक्स वाई प्लेन के हर पॉइंट से क्या होगा, कनेक्ट होगा। मतलब इसका हर पॉइंट इसके पॉइंट से कनेक्ट होगा, इसका प्रत्येक बिंदु इसके प्रत्येक बिंदु से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि यहां से गोले से जो एक्स वाई तल में जुड़ेगा, वो क्या जुड़ने वाला है आपका, वो हो जाएगा कि गोले का प्रतिबिंब, गोले के बिंदु का प्रतिबिंब यहां बन रहा है, कि गोले के बिंदु की जो इमेज है वो यहां बन रही है। अब यदि इसकी ये इमेज यहां बन रही है तो इसके लिए रिवर्स देखोगे तो क्या बन जाएगा, प्री इमेज बन जाएगी। रिवर्स देखोगे तो क्या बन जाएगा, प्री इमेज या फिर प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। तो कहने का मतलब बस इतना सा हुआ कि गोले के यदि प्रत्येक बिंदु को लेकर वहां से यदि इसको टच किया जाए तो वो हर बिंदु का यहां पर कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा। जैसे ये बिंदु इससे टच था, और जाओगे तो और मिलेगा, और जाओगे तो और मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा कहने का मतलब ये है कि गोले का प्रत्येक बिंदु, स्फीयर का जो हर पॉइंट है, वो एक्स वाई प्लेन के हर पॉइंट से क्या रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में कनेक्टेड रहेगा। बात क्लियर हुई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं। कनेक्टेड रहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट की, मतलब जो स्फीयर पे जो पॉइंट है, गोले पर जो बिंदु है, उसकी इमेज यहां बन रही है, उसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब यहां बन रहा है, इसका पूर्व प्रतिबिंब अपना यहां बन रहा है। ये तो हुआ हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट कि स्टीरियोग्राफिक पोजीशन क्या होती है। ये जो है ना, ये पूरा जो कार्यक्रम मैंने आपको समझाया है, वो पूरा ही आपका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है या फिर त्रिविम प्रक्षेप है। प्रक्षेप का मतलब यही है कि इन बिंदुओं की छाया, स्फीयर पर जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो छाया है वो यहां बन रही है एक्स वाई प्लेन में। मैं खड़ा हूं, इधर सनलाइट से इधर से आ रही है, तो मेरी छाया जमीन पे तो बनेगी, नीचे बनेगी ना, तो मैं मेरी छाया से कनेक्ट हूं, छाया मुझसे कनेक्ट है। जैसे ही मैं चेंज होऊंगा, मेरी पोजीशन में आगे बढ़ा तो मेरी छाया भी आगे खिसकेगी, मैं पीछे गया तो मेरी छाया मेरे साथ पीछे आएगी। वो चीज यहां पर है, मेरी स्थिति बदलेगी तो छाया की भी स्थिति बदलेगी। गोले पर कोई आपने बिंदु ये वाला बिंदु लिया था, यहां से टच होके जा रहा है और उसकी इमेज यहां बन रही है। इसकी जगह कोई और बिंदु लिया होता तो वो कोई और बिंदु ले लेता,
बात आई समझ में? ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वही क्या है आपका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर त्रिविम प्रक्षेप। इस गोले का नाम क्या है? रीमान गोला, या फिर इसे अपन क्या बोलते हैं? रीमान स्फीयर। क्या नाम है गोले का? रीमान गोला या फिर रीमान स्फीयर। ये तो बात हुई कि सर आपने जो बनाया आपने इसको समझा दिया, है ना। अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, एक्स वाई तल में जितने भी बिंदु थे, एक्स वाई तल में जितने भी बिंदु थे सारे बिंदु इससे कनेक्ट कर दिए मैंने गोले से, या फिर गोले पर जितने भी बिंदु थे वो सारे मैंने किससे कनेक्ट कर दिए? एक्स वाई प्लेन से। ये वही हो रहा है, ध्यान से देखिएगा आप। ये एक्स वाई तल में एक्स वाई आएगा, जेड प्लेन में जेड भी आएगा, तो ये सारे के सारे एक्स वाई बिंदु जेड से कनेक्टेड है। ठीक है, और आपको यदि याद हो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वास्तविक जो संख्या होती है ना, रियल नंबर जो होते हैं वो तो केवल एक्स और वाई प्लेन में रहते हैं, एक्स पर और वाई पर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं जेड वाले वो एक्स और वाई प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं पूरे पूरे ब्रह्मांड में। उनके लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जरूरत नहीं है, वो पूरे के पूरे स्थल में कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा सुनो एक चीज और, जब वास्तविक संख्याओं की बात की जाती है तो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या आता है? कि जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यह आता है कि एक तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और एक नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। मतलब नंबर लाइन पे बीच में जीरो, या प्लस इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब जब ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रहता है अपना केस पर रियल नंबर्स में, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो मैंने आपको कहा था कि वहां प्लस और माइनस का इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। शुरू की क्लासेस आप देखना, सेकंड नंबर थर्ड नंबर में आपको इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस किया है वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्फिनिटी जो होता है उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। इन्फिनिटी बहुत सारे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्फिनिटी बहुत सारे हो सकते हैं और वो कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी। और जो इन्फिनिटी रहेगा इसमें वो यहां तो रहेगा नहीं, ये जो अनंती जो चीज है, जो चीज अनंत है उसको आप फिक्स कैसे कर सकते हो कि सर यहां है यहां है? तो अनंत के लिए क्या होता है, ये इस तरीके से इन्फिनिटी से जुड़ता है, बिल्कुल ऐसा। डॉट 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 का मतलब है चलता ही जा रहा है। दो रेखाएं जो कभी ना मिले वो क्या कहलाती हैं? समांतर। या दो रेखाएं जो अनंत पर मिले क्या कहलाती है? समांतर। तो ये अनंत पर मिलती नहीं है। ऐसे यहां पर यदि इन्फिनिटी के बारे में बात की जाएगी, अनंत को यदि टच किया जाएगा, देखो अपन ये बोल रहे हैं कि एक्स वाई तल में प्रत्येक बिंदु इससे जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो प्रत्येक बिंदु में इन्फिनिटी भी कहीं ना कहीं तो है, लेकिन पता नहीं है कहां पे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सर ये रहा इन्फिनिटी या ये रहा इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी, नहीं कह सकता मैं। इसीलिए इन्फिनिटी को इन्फिनिटी पे लिया जाता है और इस तरह से ये आपका आगे बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया हल्का सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। 2002 में, 2005 में, 2010 में और 2012 में पूछा गया है। और पूछता ये है, राजस्थान में कह रहा हूं मैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछता ये है, दो बातें पूछता है वो। या तो पूछता है कि त्रिविम प्रक्षेप पर टिप्पणी लिखिए, त्रिविम प्रक्षेप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर वो आपसे ये कहता है कि त्रिविम प्रक्षेप को समझाइए या फिर त्रिविम प्रक्षेप को परिभाषित कीजिए। तीनों एक ही बात है और आपको तीनों में एक ही चीज लिखनी है। 2002 में, 2005 में, 2010 में, 2012 में पूछा गया। नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ये तो बात हो गई कि समझा दिया, आपने बोल दिया, आपने सुन लिया, अब लिखना क्या है? सबसे बड़ी चीज तो वो जो मैंने यहां पर बोला है वही आपको लिखना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है, तो आप एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं साइड में लिख रहा हूं कि अपन को क्या क्या चीजें नोट करनी है। ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, आगे देखिएगा, जो मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं कि आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि त्रिविम प्रक्षेप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, या फिर डिफाइन स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, मतलब इस त्रिविम प्रक्षेप को समझाइए, या फिर परिभाषा पूछे, डेफिनेशन पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपको वहां क्या लिखना है, किस तरह का सॉल्व करना है, नंबर पे डिपेंड करेगा। यदि 1 या 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में पूछता है आपसे, तो आपको इतना लिखना है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, समझा रहा हूं मैंने क्या लिखा है। यदि 4 मार्क्स में आता है तो इसकी एक छोटा सा डेरिवेशन और है, वो भी अपन करेंगे, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक एक लाइन में बोलता जा रहा हूं, मैंने लिखा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में मैं बोलता जाऊंगा, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, चलते जाइए, एक बार समझ लो मैं क्या चाह रहा है।
कि सम्मिश्र संख्याओं को एक गोले के बिंदु से भी निरूपित किया जा सकता है। सम्मिश्र संख्याओं को जो 2+3 आयोटा 4+ आयोटा, मैंने थोड़े पहले कहा था ना कि उनको गोले के किसी एक पॉइंट से भी कनेक्ट किया जा सकता है, हर एक अलग अलग बिंदु को। ठीक है, चलो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल, तो सॉरी स्फीयर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड with points on a sphere, with points on a sphere। ठीक है, चलो इसके लिए गोले पर स्थित प्रत्येक बिंदु का XY तल में प्रतिबिंब होता है। मतलब जो गोले पर स्थित जो बिंदु थे ना स्फीयर पर, उन सबका XY प्लेन में क्या है, प्रतिबिंब है। बताया था ना, इधर से इधर प्रतिबिंब, इधर से इधर पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, तो लिखिएगा फॉर दिस the points of sphere have image in XY plane। The points on sphere have images in XY plane और पाई प्लेन। XY प्लेन लिखो चाहे पाई प्लेन लिखो, एक ही बात है। तथा XY तल के प्रत्येक बिंदु का पूर्व प्रतिबिंब गोले पर स्थित होगा। मतलब इधर से इधर प्रतिबिंब बन रहा है, कहने का मतलब यहां से यहां यदि इमेज बन रही है तो इधर से क्या बनेगी, प्री इमेज। इधर से यहां प्रतिबिंब, तो इधर से इधर पूर्व प्रतिबिंब। फलन वाला पढ़ा था ना बचपन में, फंक्शन पढ़ते थे उसमें। एंड every point of XY plane has pre-image। every point of XY plane has pre-image on sphere। every point of XY plane has pre-image on sphere। ठीक है, अर्थात एक एक की आच्छादक होगा, मतलब 1 1 on 2 होगा ये। ठीक है, दैट मीन्स इट इज 1 1 on 2। मतलब जो मैपिंग हो रही है ना ये, कि इसका इधर इमेज मिल रही है, इसके इधर प्री-इमेज मिल रही है, क्या है, 1 1 on 2 दिखाता है ना, एक एक की आच्छादक। आगे, इस गोले को रीमान गोला कहते हैं, and the sphere is called रीमान स्फीयर। क्यों बताया था मैंने, रीमान ने इसके बारे में बताया था, तो रीमान स्फीयर अपने से बोलते हैं। ठीक है, एक गोला जिसकी त्रिज्या इकाई है। ठीक है, a sphere with unit radius, center C and argent plane XY whose origin is O। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक अपन गोला लेना है, स्फीयर लेना है, इसकी रेडियस कितनी है, सॉरी रेडियस नहीं, ये अपना जो डायमीटर था ना व्यास, वो 1 था, तो रेडियस हाफ लेना पड़ेगा ना, जिसके रेडियस अपन ने हाफ ली है। ठीक है, अपन हाफ लेके चल रहे हैं। कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ 4 लिख दोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, वो तो होना हाफ ही है। ठीक है, एक अपन ने गोला लिया इस पर, जिसकी रेडियस तो 1/2 है, सेंटर उसका सी है, केंद्र। और ये जो आर्गेंट समतल बताया था, याद करो शुरू में, इसको आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, XY प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, बताया था ना शुरू क्लासेज में। तो XY प्लेन है जिसका ओरिजिन कहाँ है, मूल बिंदु O पर। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = x + i/y, उसे x, y से शो करते हैं। 2+3 आयोटा को 2,3 अपन लिखते हैं, 2+3 आयोटा को, तो Z = x + i/y को x, y शो करते हैं। वो पॉइंट अपन ने कौन सा ले लिया, P। यहाँ पे इसमें XY प्लेन में ले रहे हैं, इस पॉइंट को XY तल में ले रहे हैं, तो Z कोऑर्डिनेट है नहीं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपके पास है। ठीक है, उसके बाद गोले का उत्तरी ध्रुव क्या है आपका, इसको लिख देना यहाँ पर अपन, कि जो दर्शाया गया है x + i/y से दर्शाया गया Z। गोले का उत्तरी ध्रुव N और दक्षिण ध्रुव कौन सा है, S, है ना। द नॉर्थ पोल ऑफ द स्फीयर इज N एंड द साउथ पोल ऑफ स्फीयर इज S। ये N है उत्तरी ध्रुव और ये क्या है, S, साउथ पोल। ठीक है, तब हम कर क्या रहे हैं, हम ऐसा रेखाखंड NP*P बनाते हैं। NP*P, वो धागे वाला सिस्टम, यहां से धागा पकड़ोगे आप और धागा पकड़ के यहां से टच करोगे धागे को, तो वो इस स्फीयर को कहीं ना कहीं तो टच करेगा, कहीं ना कहीं तो इसको जुड़ेगा, मतलब कनेक्ट होगा इससे। ठीक है, हम ऐसा रेखाखंड NP*P बनाते हैं जो गोले को P* पर और XY तल को P पर मिलता है। ठीक है, मतलब गोले को तो P* मिल रहा है, XY तल को कहां मिल रहा है, P पर मिल रहा है। वी इंट्रोड्यूस या वी मेक या वी ड्रॉ
we draw a line segment np star p dash we draw a line segment np star p dash such that this line segment touches the sphere at p star p star में कैपिटल एक्स वाई जेड लिए और इसमें यहां पर स्मॉल एक्स वाई लिए, टचेज स्फीयर एट p star and point p in xy plane ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार रचना में गोले के बिंदुओं व xy तल के बिंदुओं में देखिए कि संगति होती है, मतलब जो स्फीयर पे जो पॉइंट है और xy प्लेन में जो पॉइंट है उनके मध्य जो है वो एक की संगति है, 1 1 है वो, ठीक है। जो भी यहाँ लिख दिया था मैंने पहले जगह, दोबारा लिखना तो मत लिखना। इस रचना को ही त्रिविम प्रक्षेप कहते हैं। दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये पूरा जो बना है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को स्फीयर पे शो करना या फिर सम्मिश्र संख्याओं को गोले पर दिखाना, यही आपका क्या है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर त्रिविम प्रक्षेप। 3D क्यों बोल रहा है, गोला 3D में होता है, स्फीयर 3D में होता है। सम्मिश्र तल का प्रत्येक अनंत उत्तरी ध्रुव को जुड़ता है। बता दिया मैंने कि जितने भी इन्फिनिटी होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के वो नॉर्थ पोल को ही कनेक्ट होंगे, जितने भी इन्फिनिटी होंगे वो नॉर्थ पोल को ही कनेक्ट होंगे, कहीं और वो नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें हमने लिख ली होगी, ठीक है। अब मैं 10 15 20 सेकंड 1 मिनट के लिए हट रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने बोल दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए एक बार नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा, शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। अब जो स्फीयर है वो 3D में होता है ना। एक छोटा डेरिवेशन कर रहे हैं और पॉइंट्स को देख रहे हैं कि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, ठीक है। चलते जाओ कि लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है, मतलब गोले का समीकरण मैंने मान लिया कितना, x² + y² + z² = 1। गोले का समीकरण मैंने क्या मान लिया, एक सेकेंड, इस पर तो कैपिटल एक्स वाई जेड है ना गोले पे, तो कैपिटल एक्स वाई आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, सॉरी। तो कैपिटल x² कैपिटल y² कैपिटल z² = 1। इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने इसको फर्स्ट, गोले का समीकरण। क्लियर यहां तक। अब आगे क्या करना है देखिएगा ध्यान से। ये चीज नोटिस करो, एन पी स्टार और पी, जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं अपना क्या, संरेख, एक ही रेखा पर। हेयर एन पी स्टार एंड पी, ये तीनों पॉइंट आर कोलिनियर मतलब तीनों कैसे हैं, ये संरेख हैं, एक ही रेखा पर। अब अपन थोड़ा सा बचपन में चलेंगे, छोटी क्लासों में, ठीक है, कि संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में स्थित है, एक ही लाइन में, ठीक है। आप समझो आगे, एन पी स्टार और पी की बात चल रही है, एक ही लाइन में आपकी ये है। तो एक बात बताओ, इसका और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इसका और इसका जो दिक् अनुपात है वो समान होना चाहिए। आप यदि थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे ना पिछली क्लासों में, पिछले अपन फर्स्ट सेकंड में नहीं, बचपन में
अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि यदि 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है, यदि 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है, आपके 10th में पढ़ते थे अपन, 12th में भी आता था, तो 10th में जो संरेख किया था ना, कोलिनियर किया था, वो तो किया था कि ट्राइंगल का वो जो ट्राइंगल का जो एरिया था वो 0 करके, कि उनसे ट्राइंगल बनेगा नहीं। 12th में जो अपन ने किया था वो अपन ने यदि 3D में यूज किया तो उनके डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात अपन ने बराबर किए थे कि इसका जो दिक अनुपात है वो क्या होंगे, बराबर होंगे या इनका रेशियो इक्वल होगा, दिक अनुपात होगा। मतलब NP स्टार के दिक अनुपात और P स्टार P के दिक अनुपात, NP स्टार जो लाइन है उसके दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो और P स्टार P के जो डायरेक्शन रेशियो, दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशियो निकाले कैसे जाते हैं, दिक अनुपात निकालते कैसे हैं? तो यदि आपके पास 2 बिंदु दे रखे हैं, मैं देता हूं यहां, यदि आपके पास 2 बिंदु x1 y1 z1 दे रखे हैं और दूसरा है B पॉइंट x2 y2 और z2, तो इसका जो दिक अनुपात है AB के जो दिक अनुपात हैं वो मैं बता देता हूं आपको, वो निकालते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके। अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो ये वाले और ये वाली लाइन, ये लाइन NP स्टार और PP स्टार, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इसका जो दिक अनुपात होंगे वो क्या होंगे, उनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। मतलब अब इसका दिक अनुपात कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और इसका अनुपात कैसे निकलेगा, ये माइनस ये माइनस ये, सॉरी एक चीज और सुनिएगा ध्यान से इसमें आगे, कि इसमें इस लाइन का और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज सुनो, ये लाइन तो ठीक है, ये लाइन और ये वाली पूरी लाइन, मतलब NP स्टार और NP स्टार और NP ये है तो एक ही लाइन में, मतलब एक ही एंगल पे बन रही है ना, तो इनके भी डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक लाइन लिख देना कि यहां NP स्टार व NP, ठीक है, के दिक अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। तो इसके लिए अपन क्या लिखने वाले हैं, NP स्टार दिक अनुपात कैसे निकलेंगे, x माइनस 0, तो x माइनस 0, ये भैया ये आपको दिक अनुपात वगैरह याद रखने की जरूरत भी नहीं है, दिक अनुपात वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उस पर फोकस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। y माइनस 0 इक्वल में y माइनस 0, फिर इक्वल में z माइनस 1। अब यहां पर आ जाओ, NP की बात चल रही है, तो x माइनस 0 कितना, x माइनस 0 अपॉन में y माइनस 0, फिर यहां 0 माइनस 1 इक्वल मान लिया कितना, ऐसी डेरिवेशन पहले भी करिए छोटी क्लासों में, चलते जाइए। यदि इसको देखूं तो यहां से इसको और इसको उठाओ तो यहां से कैपिटल X क्या आने वाला है कि सर KX, ठीक है, यहां से कैपिटल Y क्या आने वाला है, KY, यहां से कैपिटल Z क्या आने वाला है, माइनस का K होगा, माइनस 1 इंटू के माइनस के, 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो कितना 1 माइनस के। ठीक है, आता कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तीनों वैल्यू उठा के कहां रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि है तो गोले की बात चल रही है, तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर मतलब के एक्स स्क्वायर, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब के स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर मतलब 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल कितना है 1। आसान है, बढ़ते जाओ। तो यह आ गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, के स्क्वायर यहां भी है, के स्क्वायर यहां भी है, के स्क्वायर कॉमन आ गया, 2k को मैंने उधर भेज दिया, तो के स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल कितना 2k। के से के कैंसिल हो गए, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई, के साथ के की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास के की वैल्यू आ चुकी है। अब यदि आपके पास ये के की वैल्यू आ चुकी है तो जो पी स्टार पॉइंट है अपना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उसे आप इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि पी स्टार है क्या, के एक्स के वाई और के जेड, तो क्या बनेगा यहां पर, अतः कैपिटल एक्स क्या है, इसके एक्स, तो ये बनेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, y क्या है के वाई, तो ये क्या बनेगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और जो लास्ट में अपना z रह गया वो कितना है 1 माइनस के,
तो आप जेड के लिए क्या लिखोगे, 1 माइनस के मतलब 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा इसको छोड़ो, यहां नहीं लिख रहा, देखने में दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना, जेड वाले को, कि जो जेड है वो है 1 माइनस के 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो कितना आएगा, ये इधर जाएगा पूरा का पूरा, 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये, कि सर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? तो ये आपके पास एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड आ गया। मतलब मेरे पास ये पी स्टार पॉइंट जहां वो टच कर रहा था ना गोले को, स्फीयर को जहां टच कर रहा है, वो पॉइंट मेरे पास आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, यहां तो नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर डाउट है दोबारा से देख लो, फिर डाउट है फिर दोबारा देख लो, फिर भी डाउट है तो तुरंत मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ लो। चलो अच्छा, तो सुनिए आगे। तो पी स्टार पॉइंट क्या था कि सर पी स्टार अतः पॉइंट पी स्टार वो था आपका कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। मतलब पी स्टार बन गया, एक्स की वैल्यू कितनी है कि सर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 कॉमा, और y की वैल्यू कितनी है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और z की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास पी स्टार पॉइंट आ गया, वो पॉइंट जहां पर स्फीयर पर वो टच कर रहे हैं, है ना, टच करते हुए निकल रहे हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते, ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी चीज लिख रहा हूं मैं कि सिंस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, दोनों को ऐड करोगे जेड प्लस जेड बार को तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और यदि दोनों को माइनस करोगे जेड माइनस जेड बार को, ये आ जाएगा 2 आयोटा वाई। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अगर मुझे मॉड जेड निकालना हो, मॉड जेड का स्क्वायर, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बचपन की बातें जो अपन काफी बार पढ़ चुके हैं इन चीजों को। यहाँ पर इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पर रख दो, क्योंकि चलना तो जेड में ही है भाई। एक्स और वाई का खत्म काम तो अब तक खत्म हो लिया था, अब कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं अपन, तो कॉम्प्लेक्स में सारा काम जेड में ही चलेगा। भले अपन ने कैलकुलेशन एक्स और वाई से करी है, लेकिन लास्ट में जो आंसर है वो जेड की फॉर्म में रखना है। तो ये 2x का मतलब क्या हो गया कि जेड प्लस जेड बार अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 2y का मतलब 2y आयोटा का डिवाइड होगा तो जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, और ब्रैकेट में कितना मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 और मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास पी स्टार पॉइंट आ चुका है। क्लियर? अब पी स्टार को लिखो, फिर ऐसे अपन और आगे देखते हैं आगे। अब ये तो निकला आपका पी स्टार पॉइंट। यदि कोई कहते पी पॉइंट निकालो, पी बिंदु जो स्मॉल एक्स वाले थे, है ना, तो देखिएगा ध्यान से। अपने पास ये आया था कि कैपिटल एक्स इक्वल टू के एक्स, कैपिटल वाई इक्वल टू के वाई, और कैपिटल जेड इक्वल टू 1 माइनस के। ये अपने पास पहले आ चुका है। ठीक है,
सुनिएगा, जेड की फॉर्म में तो लिखना है, टारगेट तो वही है, ठीक है। तो यहां से जो स्मॉल एक्स बनेगा वो कैपिटल एक्स अपॉन के बनेगा, यहां से जो स्मॉल वाई बनेगा वो कैपिटल वाई अपॉन के बनेगा, यहां से जो के निकलेगा वो आ जाएगा 1 माइनस जेड। सही है क्या? के इधर गया, जेड इधर गया, 1 माइनस जेड हो गया। के की वैल्यू 1 माइनस जेड आप यहां और यहां रख दीजिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस जेड, और वाई इक्वल क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई अपॉन 1 माइनस जेड। और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आप पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास कि सर ये बन गया कि P पॉइंट, अतः पॉइंट जो P बना क्या था, x, y तो था और 0 था, तो ये P आ गया x कितना, कैपिटल x अपॉन 1 माइनस जेड, y कितना, कैपिटल y अपॉन 1 माइनस जेड, और कितना 0। ये पॉइंट x और y अपन पहले ही निकाल चुके हैं, आप चाहो तो उन फॉर्म को रख देना यहाँ पे, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि x और y हमारे पास आ चुके हैं। ये इसके बारे में छोटी सी डेफिनेशन समझ लो, चाहे डेरिवेशन समझ लो, चाहे उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी समझ लो, कुछ ऐसा था। मार्किंग आउट अकॉर्डिंग ध्यान रखना, यदि 1 या 2 नंबर की आती है तो डायग्राम बनाना है और जो पहले लिखवाया था वो लिखना है। इससे ऊपर यदि निकल जाए 3 या 4 नंबर की तो आपको फिर ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। और डेफिनेट आती है हर साल, 1 साल सॉल्व 1 साल आती है। इसी से रिलेटेड जस्ट शानदार थ्योरम है, वो थ्योरम करता नहीं कितनी बार पूछी गई है, उसमें गिनती नहीं है। तो अभी तो टाइम अपना काफी हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। इस क्लास को मैं तो आपसे ये कहूंगा कम से कम 2 या 3 बार देख लेना, एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार दोपहर, ठीक है। और कोई भी तरह का इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है तो मुझे बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।